नमस्कार बच्चों, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेटा लगभग 8 से 10 क्लासेज हो चुकी हैं, है ना बेटा। और उसमें हम जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, एनहांस्ड इक्वेशन क्या होती है, आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसके और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था एनहांस्ड इक्वेशन के बारे में। नर्स नामक वैज्ञानिक ने बेटा जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड, ध्यान दे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उस पर ताप, दाब और सांद्रता, ताप टेम्परेचर, दाब प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में उसने एक इक्वेशन दी थी बेटा। उसका नाम है नर्स इक्वेशन। और उसको हमने पिछली बार डेराइव किया था E बराबर E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log k बेस 10। ये जो हमारी एक इक्वेशन थी जिसे हम क्या ज्ञात कर रहे थे बेटा, हम सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर रहे थे। ये तो हमें ज्ञात करना है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन से, मानक परिस्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल क्या दिया हुआ है वो था। और जो ये n है बेटा, ये स्पेशली ध्यान रखना है अपन को, जो ये n है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर्ड। जैसे कि बेटा Zn और Cu2+ वाली एक कोई इक्वेशन है, Zn और Cu2+ वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, Zn2+ प्लस Cu, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, जो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वही हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, n आ जाएगा। वही हमारे पास क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। और मैंने k भी निकालना सिखाया था आपको कि k क्या होगा। देखो बेटा, Zn2+ और Cu डिवाइडेड बाय Zn और Cu2+, ये हो जाएगा। अब आप देखें, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर कॉपर सॉलिड में है तो उसकी सक्रियता क्या हो जाती है बेटा, उसकी सक्रियता जो है 1 हो जाती है। अगर कॉपर सॉलिड में है, कोई भी स्पीसीज हमारे पास अगर सॉलिड में है, ध्यान दे बच्चों, सॉलिड में है, वो उसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। उसकी कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं बेटा, 1 मान लेते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन को भी बराबर 1 मान ले और इसकी कंसंट्रेशन को भी 1 मान ले, यानी कि इनको हटा दे बेटा यहाँ से। देखो बच्चों, इसको हटा देते हैं तो हमारे पास बच क्या गया, k बराबर Zn+2 डिवाइडेड बाई Cu+2। k की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो देखो, इस वाली इक्वेशन के लिए अगर मैं नर्स इक्वेशन लिखूँ आपके लिए, तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। देखो, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यानी कि डिवाइडेड बाई 2। और लॉग क्या है, k की वैल्यू क्या है, Zn2+ और Cu2+। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेल्स, जो भी सेल हमें दिया हुआ है उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, ई सेल, यानी कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा बेटा। ये थी नर्स इक्वेशन जो हमने पिछली क्लास में इसको डेराइव किया था अच्छे से। अब आज बच्चों की कुछ क्वेरीज आई है बेटा, इस पे व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, हमने जो कॉलेज की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है बच्चों, उसमें जो क्वेरी आई है कि उनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। पोटेंशियल ये क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, ठीक है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चों ने पूछा है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है।
भाई हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जो नन्स इक्वेशन हमने पढ़ी है, ताप दाब सांद्रता का क्या प्रभाव होता है विद्युत बल पर सेल के विद्युत बल के लिए, इसलिए नन्स इक्वेशन पढ़ी। पर हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ से निकाल रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो होता क्या है, वो जनरेट कैसे होता है, वो होता क्या है सबसे पहले, और वो जनरेट कैसे होता है। तो बेटा उसी के लिए आज की ये क्लास जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर निर्भर करता है उस पर डिपेंड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब देखो बेटा एक सेल बनाए हम, ठीक है, क्या बनाए हम, एक सेल बना देते हैं। इसमें मैंने ले ली, इसमें मैंने बेटा आपके जिंक की छड़ ले ली है ना, जिंक की एक रोड ले लिए, और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, और ये जिंक की एक छड़ है। इधर से आपके आप ये ले लें, ये क्या है आपके कॉपर की रोड, कॉपर की रोड है, और ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, हमने भर रखा है यहाँ पे। और ये मैंने किससे जोड़ रखा है, किसी बल्ब को जोड़ रखा है मैंने, जो हमारे को ये बताएगा बल्ब को क्यों जोड़ रखा है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमें क्या बताएगा ये बल्ब इसलिए लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखो बेटा जो Zn+2 वाले आयंस है, ZnSO4 में Zn+2 वाले आयंस होंगे, यहाँ पर भी Zn2+ वाले, यहाँ पर भी Zn2+ वाले इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो है जिंक की छड़ वो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे होंगे, इस वाले में आ रहे होंगे। ठीक है, अब इधर से आप देखें Cu2+, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा इधर नहीं आ रहे होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे इस तरीके से। अब देखो Cu2+, अब ये कॉपर की छड़ और Cu2+ आयंस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ये छड़ मोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब जनरेट होता है, ये बल्ब जल गया, ये बल्ब जल गया मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये बल्ब जल गया यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो ये कब जनरेट हुआ बेटा, कि जब फर्स्ट कंडीशन है इसके लिए कि सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ बेटा। देखो Zn+2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2+, Zn से Zn2+, और देखो यहाँ पर क्या था Zn, तो Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर भी देखो ऐसे ही Cu, तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया Cu, इस तरीके से होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि सेपरेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए, और दूसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया जाए। मेटल की रोड को किस में डुबोया जाए बेटा, उसी के सॉल्यूशन में डुबोया जाए। एक तो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो, जो कि यहाँ पर हो रहा है, और मेटल की रोड को, जिंक की रोड है ZnSO4 के सॉल्यूशन में ही डुबोई जा रही है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में ही डुबोई जा रही है। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा बेटा कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वो है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज से और मेटल की रोड से उसी को सॉल्यूशन में डुबोएंगे, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो हम यहाँ पर 2 तरीके के प्रेशर पढ़ेंगे कि भाई ये हो तो रहा है, पर इसको करने के लिए कौन फोर्स कर रहा है, ये चीज़ हो तो रही है, पर इसको करने के लिए कौन चीज़ फोर्स कर रही है, वो है बेटा एक तो आपके सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है, और दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा आपकी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब सॉल्यूशन प्रेशर क्या करता है, इट इज द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन।
यानी कि जो सॉल्यूशन प्रेशर है जिसको एस डॉट पी, सॉल्यूशन प्रेशर को क्या बोलते हैं, एस डॉट पी, यानी कि ये इट हैज द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन, यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर में ऐसी क्षमता होती है, ऐसी टेंडेंसी होती है जो अपने मेटल को इसके आयंस में कन्वर्ट कर दे, जो मेटल को इसके आयंस में कन्वर्ट कर दे। यानी कि मेटल है ये हमारा और इसको Mn++n इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट ये कर दे, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा सॉल्यूशन प्रेशर। और यही चाहिए हमें, यही तो चाहिए। Zn 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इट हैज़ द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन। देखो बेटा हो रहा है, इट हैज़ द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन, यानी कि ये जो सॉल्यूशन प्रेशर है वो क्या कर रहा है कि मेटल को मेटल के आयन में, मेटल को मेटल्स आयन में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बेटा, बिल्कुल मैं जीरो लेवल से आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, ये कोई चीज़ नहीं पढ़ाएगा। और ये हो गया ऑस्मेटिक प्रेशर। उल्टा कर दो इसका, उल्टा कर दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इट हैज़ द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल आयन इनटू इट्स मेटल, यानी कि जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसमें क्या क्षमता होती है बेटा, उसके प्रयोग से क्या हो जाता है, मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल आयन क्या हो जाता है, मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब हम इससे 3 कंडीशन बनाएंगे, हम इससे 2 से 3 कंडीशन बनाएंगे। देखो ये सेल है आपके पास, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रेशर है वो ज़्यादा हो ऑस्मेटिक प्रेशर से, सॉल्यूशन प्रेशर किससे ज़्यादा हो, ऑस्मेटिक प्रेशर से, तो क्या कंडीशन बनेगी, 3 चीज़ें निकलेंगी बेटा यहाँ से। देखो आप बहुत अच्छे से, सॉल्यूशन प्रेशर अगर ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो क्या होगा, मेटल कन्वर्ट्स इनटू इट्स आयन। क्या होगा बेटा, मेटल कन्वर्ट्स इट्स इनटू इट्स आयन, यानी कि मेटल इसके आयंस में विभाजित हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, मेटल इसके आयंस में विभाजित हो जाएगा। और दूसरी बात, ये तो पहली बात है, दूसरी बात है कि जो वेट ऑफ, जो हमने जिंक की रोड लगाई या किसी की भी रोड लगाई, उसका वेट, मेटल का वेट क्या हो जाएगा, मेटल का वजन क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। मेटल का वेट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, मेटल का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। थर्ड चीज हमारे पास है कि देखो M gives Mn+1 n इलेक्ट्रॉन, यानी कि n इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा है, n इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा है। बेटा मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था उसमें यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल अकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बेटा। इस कंडीशन में जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाएगा इसमें, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब दूसरी कंडीशन ले लो आप, जो ऑक्सीडेशन ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपके जो है सॉल्यूशन के प्रेशर से ज़्यादा हो, तो बेटा क्या होगा, देखो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल हमारे पास, उल्टा हो जाएगा कि Mn++ n इलेक्ट्रॉन क्या देगा हमें, मेटल देगा, Mn++ इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल देगा। और पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा वेट ऑफ मेटल
क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाएगा बेटा, है ना, वेट ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि यहां पर क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहां पर हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बेटा सबसे लास्ट बात कि ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भाई कैसे होता है, ऑस्मेटिक प्रोसेस, प्रेशर और इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोसेस है। अब देखो ई सेल हमारे पास क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ई एनोड प्लस ई कैथोड, यानी कि एनोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैथोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैथोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ठीक है। ई सेल क्या होगा, ई सेल यानी ई एनोड और प्लस ई कैथोड हो जाएगा। अब ई एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने बताया था आपको कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके लिए मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दूं, और ई कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल लिख दूं, ई रिडक्शन पोटेंशियल लिख दूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, ई रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो हम जानते हैं कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रही है बेटा बात? तो यहाँ पर लिख दें, इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम कि ई माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या होगा, ये कैथोड पर होगा, और ये कहाँ होगा, ये एनोड पर होगा। ये कहाँ होगा बेटा, ये कैथोड पर होगा और ये एनोड पर होगा। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कैसे उसको प्रभावित करता है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन लेने को या डोनेट करने को या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को कैसे प्रभावित करता है, और ई सेल हम किस तरीके से हम निकालते हैं। थैंक यू सो मच।